अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 11th वेस्ट हो चुकी है तो रुक जाओ। अभी भी वक्त है और 12th स्टार्ट होने से पहले तुम 11th के सारे बैकलॉग्स खत्म करके एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हो 12th के अंदर। और इसी चीज में तुम्हारी हेल्प करने के लिए फिजिक्स में मैंने ये सीरीज बनाई है फास्ट ट्रैक जे 2.0। इस सीरीज के अंदर हम तुम्हारी 11th का पूरा बैकलॉग खत्म करेंगे 12th स्टार्ट होने से पहले। और इतना ही नहीं, हर टॉपिक को हम जीरो से उठा के अप टू एडवांस लेवल प्रिपेयर करने वाले हैं ताकि तुम्हें कहीं और ना जाना पड़े दोबारा। और तुम देखोगे कि तुम वीडियोस के एंड में खुद एरोडोव लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे होगे और हम एरोडोव के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वीडियो सीरीज के अंदर लेने भी वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें एरोडोव के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी इसके अंदर दिखने वाले हैं। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। अब बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ हर वीडियो में ऐसा करूंगा, ठीक है, कि तुम्हें पहले ही बता दूं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर पढ़ेंगे कि वेक्टर होता क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फिर यूनिट वेक्टर और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि वेक्टर्स होते क्या है। तो हेडिंग डाल सकते हो वेक्टर, है ना। तो तुम्हारे आसपास मतलब बेसिकली बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो डेली यूज में तुम मेजर करते हो, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटी तुम्हारे आसपास है जिनको तुम मेजर कर सकते हो, दोज आर ऑल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जितनी भी क्वांटिटीज तुम आसपास अपने मेजर कर सकते हो उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और तुम्हारा फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और कोई भी क्वांटिटी तुम्हें ध्यान आ रही हो तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ठीक है, अलग अलग। तो इन सबको जितनी भी क्वांटिटीज को तुम मेजर कर सकते हो वो सारी की सारी तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो अब तुम्हें मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटीज भी ना बेसिकली दो तरह की होती है ना। दो तरह की कौन कौन सी, एक होती है स्केलर, है ना, और एक होती है वेक्टर, ठीक है। अब ये स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है, अगर तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताया गया होगा कि वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं बेसिकली जिनमें जो जिनका डायरेक्शन होता है, और स्केलर वो क्वांटिटीज है जिनका डायरेक्शन नहीं होता है। बट इतना बता देना, ठीक है, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है स्केलर और वेक्टर की, यही है। बट उसके बाद आगे वेक्टर में और बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं बताया गया था, वो तुम आज देखोगे नोटेशन ऑफ वेक्टर जब हम स्टार्ट करेंगे वहां से, ठीक है। अब तुम्हारे पास जैसे मैंने तुम्हें बताया बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको तुम मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर है, टाइम है, तुम्हारा स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड तुम मेजर कर लो तो तुम्हारा काम, तुम उनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुम्हें डायरेक्शन भी चाहिए होगी, लाइक जैसे अगर मैं बात करूं कि एक कार है, वो चल रही है, ठीक है। तो वो पहली बात, उसमें दो चीजें मैटर करेंगी। एक तो ये कि वो कार कितनी तेजी से चल रही है ना, उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड यहाँ पर एक क्वांटिटी होती है जो बताती है कि वो कार कितनी तेजी से चल रही है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट अब कितनी, मतलब वो चल तो रही है बट किस डायरेक्शन में चल रही है ना। हो सकता है कार नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही हो सकता है कार ईस्ट डायरेक्शन में चल रही हो सकता है कार वेस्ट डायरेक्शन में चल रही हो सकता है कार साउथ में चल रही हो या किसी और डायरेक्शन में चल रही हो, है ना। तो किस डायरेक्शन में चल रही है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठीक है। तो अगर हम ये बोलें कि कार ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है ना। तो ईस्ट बेसिकली वही मैंने राइट साइड बनाया है इस तरीके से, 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो ये हम कह रहे हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें डिफाइन की। एक तो हमने मैग्नीट्यूड डिफाइन किया उसके चलने का कि कितनी तेजी से चल रही है, वो है 10, ठीक है। दूसरा हमने डायरेक्शन डिफाइन की कि हाँ वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो ये 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। पर अगर मैं केवल ये बोलूं कि कार 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो ये किधर भी चल सकती है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं पर भी, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। केवल इतना बता रहा हूं, तो ये है इसकी स्पीड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है यानी कि उसके चलने का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज योर स्पीड। पर अब वो साथ में मैं डायरेक्शन भी जोड़ दूं कि हाँ चलो, जैसे अब मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में गई कार, या 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में गई कार, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है या 10 मीटर पर सेकेंड से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। या ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो ऐसे समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ से 10 मीटर चला, ठीक है। तो 10 मीटर ये इधर जा सकता है, 10 मीटर ये इधर भी 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 जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इसके पास है। तो 10 मीटर जो है वो है इसके चलने का मैग्नीट्यूड, है ना, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड, इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो वो ये केस भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं बोलूँ अगर 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला है तो ये वाला है। तो मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, तो ईस्ट डायरेक्शन है बेसिकली। तो इस डायरेक्शन में चला तो ये यहाँ पहुंचेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर ड्यू ईस्ट,
है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चला है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें डिफाइन की, एक हमने डिफाइन किया कि कितना चला है ना, ये हो सकता है 5 मीटर ड्यू ईस्ट चला होता है, यहाँ कहीं होता, ठीक है। तो एक तो हमने डिफाइन किया कि कितना चला है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। फिर हमने साथ साथ स्पेसिफाई किया डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन में चला है, तो ये हो गया डायरेक्शन। तो ये जो हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमने मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन स्पेसिफाई किया है। बट अगर मैं केवल ये बोल के छोड़ दूं कि 10 मीटर चला है, तो ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो ये हमने बताया कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, 10 मीटर कवर किया। वो किधर किया है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज तुम्हारे अराउंड है जो कि जिनमें जो स्केलर्स हैं और वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब तुम खुद देखो स्केलर कौन सी क्वांटिटीज हुई, यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। जिनका केवल मैग्नीट्यूड अगर हमने बता दिया तो हमारा काम हो गया, ठीक है। बेसिकली हमने उसको डिफाइन कर दिया। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अपने को डिफाइन करनी पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखो, टेम्परेचर, है ना। अब तुम खुद ही बताओ, ऐसा तो नहीं बोलते ना कि टेम्परेचर 10 डिग्री ईस्ट है, ऐसा नहीं ना, कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर का तो एक बस मैग्नीट्यूड है कि 10 डिग्री टेम्परेचर है, 15 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वो तुम्हारा बस एक तुम्हारा क्या कहते हैं, केवल मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दिया तो वो तुम्हारी डिफाइंड होती है। ऐसे ही स्पीड, कार कितनी स्पीड से चल रही है, डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कितनी स्पीड चल रही है, 10 की स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, कुछ भी, ठीक है। तो वो हो गया डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और तुम्हारा टाइम हो गया, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई। ऐसा तो नहीं बोलता ना कि ईस्ट में 20 सेकंड टाइम है, टाइम 20 सेकंड ईस्ट, ऐसा कुछ नहीं ना। तो डायरेक्शन थोड़ी होती है टाइम की, टाइम बस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल, जैसे तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने देखा, है ना, नीचे। अच्छा इधर तुम डिस्टेंस तो हमने लिख लिया, ठीक है। फिर हमने देखा था वेलोसिटी, है ना, एक्सिलरेशन, ठीक है, फोर्स, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, एक्सेट्रा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है कि लेट से तुम्हारे पास एक ये ब्लॉक रखा है इस तरीके का, ठीक है। लेट से कुछ 10 किलो का ब्लॉक है, ठीक है। अब मुझे इस पर फोर्स बताना है, मतलब इस पर कुछ फोर्स लगा है, लेट से मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा मैं एक ऐसे फोर्स लगाया, ये 10 न्यूटन इन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने लगाया इस तरफ राइटवर्ड्स, ये लगाया मैंने अपवर्ड्स। तो क्या ये दोनों फोर्सेस को मैं सेम बोल सकता हूँ, नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट है, ये 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ है। ऐसा अगर मैं ऐसा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट बना लूँ, तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अपने आप में अलग है। इसका इंपैक्ट इस ब्लॉक पे कुछ और आएगा, इसका इंपैक्ट इस ब्लॉक पर कुछ और आएगा, जो हम आगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये अलग है, ये अलग है। बट मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो, इसीलिए फोर्स का नेचर होता है डायरेक्शनल। तो ऐसे भी लगा सकते हो, यही 10 न्यूटन में ऐसे भी लगा सकता था, ध्यान से देखो, ऐसे भी लगा सकता था, कैसे भी डायरेक्शन। तो अलग, अगर मैंने डायरेक्शन बदल दी तो मैग्नीट्यूड सबका 10 है, बट डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। तो ये तीनों अलग अलग फोर्सेज है। इसको मैं F1 बार बोल सकता हूँ, वेक्टर को ऐसे बार लगा के वो करते हैं डिनोट, ठीक है। बेसिकली वेक्टर डिनोट कर रहे हैं इसलिए। इसको मैं F2 बार, अभी इसको मैं तुम्हें बताऊंगा कि बार क्यों लगा है, F3 बार। तो अलग अलग फोर्सेज हैं, है ना। तो इसका डायरेक्शन कुछ और है, इसका डायरेक्शन कुछ और है, इसका डायरेक्शन कुछ और है ना। तो इनका डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो बेसिकली ये तीनों तब भी डिफरेंट क्वांटिटी है। तो फोर्स अगर अपने को डिफाइन करना है, तो अपने को साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं। केवल इतना बता के काम नहीं चलेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स है। 10 न्यूटन का फोर्स तो ऐसे भी लग सकता है, 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 नीचे की तरफ भी लग सकता है, कैसे भी लग सकता है। जब तक डायरेक्शन डिफाइन नहीं करोगे, तुम्हारा स्पेसिफाइड नहीं है ना। बट कितने टाइम के लिए फोर्स लगा, लेट से 2 सेकंड के लिए फोर्स लगा है, ये जो भी फोर्स लगाया हमने, तो क्या इसमें मुझे ये डिफाइन करने की जरूरत है कि 2 सेकंड इस डायरेक्शन में, 2 सेकंड इस डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं ना। टाइम का थोड़ी कोई डायरेक्शन होता है। तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटी तुम्हारे आसपास है, तुम खुद अपने आप, आज तुम्हारा यही काम है, जितनी क्वांटिटी तुम्हें अपने दिन भर में समझ में आए ना कि ये क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, खुद अपने आप दिमाग में सोचना कि क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने को एक चीज समझ में आ गई कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको एक जिनको डिफाइन करने के लिए अपने को चाहिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है। यानी कि सेम मैग्नीट्यूड अगर अपन किसी दूसरी डायरेक्शन में लगाएंगे, तो वो क्वांटिटी का बिल्कुल वो बदल जाएगा, ठीक है, दूसरी तरीके से मेजर की जाएगी वो। दूसरी चीज, एक चीज तुम जानते हो, स्केलर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी डायरेक्टली एडेड, है ना, डायरेक्टली एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना।
ये तुम जानते हो, ठीक है। जैसे अगर टाइम है, एक मतलब एक किसी पर्टिकुलर टास्क में एक कार चली, है ना, ठीक है। लेट से एक कार है ना, ध्यान से देखना। ये इनिशियली किसी पोजीशन पर है, फिर ये 2 सेकंड राइट की तरफ मूव करी, है ना। इसमें इसने 20 मीटर कवर किया, ठीक है। फिर ये साउथ की तरफ जाएगी, फिर इसने 2 सेकंड मूव करी, और इसने फिर अगेन 20 मीटर मूव किया, ठीक है। तो इस कार के लिए अगर मैं बोलूँ टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, सीधे मैं 2 + 2 कर दूंगा, 4 सेकंड, ठीक है। तो 4 सेकंड मूव करी। डिस्टेंस कवर्ड, है ना, कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक फिर ये अगेन 20 मीटर। तो 20 + 20 40 मीटर, है ना। बट डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 20 + 20 = 40? नहीं। तो बेसिकली ये है 20 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट ये ईस्ट डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। तो अपने को साथ साथ ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हुआ है ईस्ट डायरेक्शन में, और ये वाला जो 20 मीटर हुआ है ये हुआ है साउथ डायरेक्शन में। तो नेट क्या अपन ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि 40 और फिर डायरेक्शन डिफाइन कर, ऐसा नहीं है। इनको डायरेक्टली ऐड अपन नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटीज कांट बी एडेड डायरेक्टली। तो इनको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट अपन नहीं कर सकते, ठीक है। कि अपन ने ऐसे बोल दिया कि 40 का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, वो अभी हम वेक्टर एडिशन सीखेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। बाकी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाइपोटेनस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर तुमने 9 10 में एक बार देखा हुआ है तो तुम अपने आप इसको निकाल भी सकते हो कि 20 ये अंडर रूट, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये 20 और 20, तो ये 20 √2 बनेगा, तो 20 √2 का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। वो अलग चीज है। नहीं निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी हम आगे सीखेंगे इसमें, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आगे सीखने वाले हैं वो चीजें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना समझ में आ गया कि ये आंसर 40 तो नहीं होगा। तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, जैसे आप स्केलर क्वांटिटीज को कर लेते थे। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो यार, कि 20 डिग्री + 40 डिग्री 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, बट क्या अपन डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अपन वेक्टर अलजेब्रा सीखते हैं, जिसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सारी चीजें भी हम आगे इस चैप्टर में धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो उनका बिल्कुल अलग अलजेब्रा चलता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा सीखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और यही वेक्टर अलजेब्रा तुम्हें नहीं सिखाया जाता 9 10 में। अगर तुम 9 10 अगर 11th के स्टूडेंट हो, तो 9 10 में तुमने बस इतना ही सीखा होगा, जैसे जितना भी मैंने तुम्हें वेक्टर बताया ना, कि एक डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से करके तुम्हें वेक्टर का डायरेक्शन बता देते थे। बट इनको प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है, कुछ यूनिट वेक्टर नाम की चीज होती है, अभी तुम आगे देखोगे। फिर इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन को कुछ हम नाम देते हैं, फिर उस हिसाब से हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, उनका डायरेक्शन वायरेक्शन बताते हैं, और फिर उनको हम डायरेक्टली उनका एल्जेब्रिक, ऐसे जो एडिशन मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट वेक्टर एडिशन सीख जाए तो कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन में तुम्हें सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें दो फोर्सेस का नेट इंपैक्ट बताना हो, तो उनको तुम्हें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर पार्टिकल पे ये 10 न्यूटन भी लग रहा है, ये 10 न्यूटन भी लग रहा है, तो अब बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो क्या तुम ऐसा बोल दोगे कि 20 न्यूटन लग रहा है? नहीं, उसका आंसर कुछ और होगा, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? क्या 10 + 10 करेंगे? नहीं, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। बट कैसे ऐड करेंगे वो तुम आगे जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और उस तरीके से फिर हम नेट फोर्स लिखेंगे, फिर उससे हम बाकी कैलकुलेशन करेंगे। तो तुम्हें ये सब चीजें तो कराई नहीं गई 9 10 में। बस v = ut, v = u + 80, s = ut + ½ at² और v²=u²+2as, 3 फॉर्मूले बताए बढ़िया से। पूरा तुम्हारा काइनेमेटिक्स इस पे खत्म हो जाएगा। इस पे लगभग लगभग 200 300 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। कई कई ऐसी किताबें आती है, जिनको सो कॉल्ड रेफरेंस बुक नहीं होती 9 10 के लिए, जो कि बच्चे पूरा टाइम वेस्ट करते हैं उनको पढ़ने में। भाई 2 3 इक्वेशन, उसमें 2 सवाल कर लोगे ना, तुम्हें आ जाएगी वो इक्वेशन लगानी यार। उसको बार बार सीखने का क्या मतलब, टाइम इतना आप वेस्ट करते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई 9th का देख रहा है ना, तुम बेटा बहुत टाइम बचा रहे हो इस समय, ठीक है। चलो, तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इसीलिए बोलते हैं अर्ली प्रिपरेशन से जल्दी होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, लोग कहते हैं कि अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो मतलब पहले से ही सब कुछ पढ़ाई छोड़ के लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। पर तुम 9 10 में टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हो ना, एक तरीके से देखा जाए तो। अगर 9th की फिजिक्स की किताब खोल के देखो तो कुछ नहीं है, 2 3 फॉर्मूले हैं, उनको बार बार अप्लाई कराते रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने तुम्हें ये पहले वीडियो में बताया था, कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपन बेसिक मैथमेटिक्स में भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ के आए, उनकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा ये जो भी हम वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, इन वेक्टर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, इनका एडिशन कैसे होता है, इनका बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे, इनका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कभी आगे आएगा, ठीक है। ये सारे टूल्स अगर अपने को नहीं यूज करने आएंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन टूल्स को पढ़ाओ, उसके बाद बेसिकली पढ़ाओ। बाकी ये एक इक्वेशन एक फार्मूला रटा के, वो तो यार मतलब बहुत पुरानी चीज होगी ना। फार्मूले रटने से फिजिक्स थोड़ी होती है भाई, फिर वो फिजिक्स थोड़ी रही। इसीलिए बच्चों को फील नहीं आती, कई लोग 9 10 में फिजिक्स से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इससे कैसे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये है। तो इनका एडिशन अभी अपन सीखेंगे, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अब अपन एक्चुअल वेक्टर अलजेब्रा पर आते हैं। ये तो तुमने वेक्टर तुम जितना सुना था वो है। अब हम वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालो नोटेशन ऑफ अ वेक्टर, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इसको बोल सकते हो, दोनों ही चीजें हैं। किताबों में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी लिखा रहता है, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब अपन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम पेपर पर ऐसे दिखाते हैं, एक एरो की तरह दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक एरो बना दिया, जिसमें ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं, जहां से एरो स्टार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं टेल। और ये जो आगे जहां की तरफ एरो गया है, जिधर पॉइंट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। हेड और टेल, ठीक है। अब लेट से इस वेक्टर की जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ये है ए, ठीक है। अच्छा, अब तुम ये बोलोगे भैया अगर जैसे 10 मीटर की कोई डिस्प्लेसमेंट दिखानी है तो 10 मीटर कॉपी पे तो बना नहीं पाएंगे। तो हम उसको रिलेटिवली दिखा लेते हैं, मतलब ऐसे हम लिख देंगे, ऐसे बना देंगे और लिख देंगे 10 मीटर। यानी कि इसका मतलब है कि 10 मीटर लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, क्योंकि 10 मीटर तुम कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर 20 बनाना है तो उसके रिलेटिव थोड़ा सा ज्यादा बना देंगे, 20 मीटर, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन लिख लेते हैं, बट ऐसे लिख के बता देते हैं। तो ये जो लेंथ होती है, जैसे बेसिकली द क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। और लेट से इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, इस हेड के टेल के पॉइंट को बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी। तो जो ए से बी वेक्टर अपन ने डिफाइन किया ना, और एक चीज और, इस लाइन को अगर मैं आगे ऐसे पीछे आगे पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो इसको अपन बोलते हैं सपोर्ट लाइन ऑफ वेक्टर। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो अगर ये जो ए से बी अपन ने वेक्टर बनाया है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए बी बार। बार मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को दिखाने के लिए ऐसे ऊपर एक लाइन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं बार। तो ए बी बार, यानी कि ए से बी का वेक्टर इज इक्वल टू, ए बार भी बोल सकता हूँ इसको मैं, ये सिंपली होगा ए इंटू ए कैप। ए कैप क्या है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को अपन बोल रहे हैं। अभी ये कैप मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, इस डायरेक्शन को अपने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, ए कैप करके, ठीक है। तो बेसिकली कैसे दिखाया, ए से बी अगर अपने को वेक्टर दिखाना है तो ए बार, यानी कि ए इसका मैग्नीट्यूड है ना। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ए कैप, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को अपन ए कैप बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इसी डायरेक्शन में मैं ऐसे इस तरीके का कुछ दूसरा छोटा वेक्टर लगा दूं, इसका मैग्नीट्यूड लेट से बी है, तो इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी इंटू ए कैप, ऐसा, ठीक है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड बी है, डायरेक्शन ए कैप। तो ए कैप अपने इस डायरेक्शन को बोला है। तो ऐसे हम कुछ स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिफाइन भी करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से अपन वेक्टर लिख सकते हैं, ए बी बार इक्वल टू ये बेसिकली मैग्नीट्यूड। तो समझ में ये आना चाहिए कि टेल, हेड, इस डिस्टेंस को बोला ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, इस तरीके से अपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अगर मैं बोलूँ बी से ए वेक्टर डिफाइन करो, बी ए बार, मतलब इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए तक एक वेक्टर, तो उस वेक्टर की टेल ऐसे बनेगी, उस वेक्टर का हेड ऐसा बनेगा, है ना। ये उल्टा पलट दो इसको, ठीक है। तो उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो उसका ए ही रहेगा, क्योंकि ये लेंथ तो सेम ही रहेगी, नहीं थोड़ी चेंज होगी। तो ए ही रहेगा, ठीक है। ए इंटू माइनस ए कैप। तो अगर ये डायरेक्शन ए कैप बोली है अपन ने, तो ये डायरेक्शन माइनस ए कैप हो जाएगी, उसकी उल्टी डायरेक्शन है ना। तो इसको सिंपली माइनस ए बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हो सकता है अभी तुम्हें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे तुम इसको सोचोगे यार ये क्या चिंदी चीज है, ठीक है। यही है। तो जैसे मैं वो ब्लॉक वाला एग्जांपल लूँ, ये था अपना ब्लॉक, ठीक है। ये जमीन पे ऐसे रखा है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन, और इधर मैंने एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन, ठीक है। तो इस फोर्स को मैं बोल सकता हूँ F1 बार, मतलब इसका कुछ अलग वैल्यू है, ये है F2 बार। क्या F1 बार और F2 बार सेम है? नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। लेट से मैं इस डायरेक्शन को कुछ बोल देता हूँ आई कैप, इस डायरेक्शन में बोल देता हूँ जे कैप। ये आई कैप जे कैप मैंने अपने आप से डिफाइन कर दिया, बाकी ये स्टैंडर्ड भी होते हैं, आगे तुम देखोगे, ठीक है। तो F1 बार जो तुम्हारा बनेगा एक्चुअली, है ना, उसको मैं अब कंप्लीटली अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 10 आई कैप, यानी कि 10 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, है ना, और आई कैप क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ डायरेक्शन अपन डिफाइन करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में डिफाइंड होती है कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन। ये आई जे जो है ना, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर था कि ए कैप डायरेक्शन को बोला हुआ था और ए मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। और अगर बी से ए बनाया तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन बदल दिया तो माइनस ए कैप, माइनस ए बार, इस तरीके का बन गया, ठीक है। तो ये हो गया, F1 जो है वो तुम्हारा 10 आई कैप है, और F2 जो है तुम्हारा वो है 10, इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन जे कैप, 10 जे कैप है। तो क्या F1 F2 सेम है, F1 F2 सेम है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। पर एक चीज है कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है और जो F2 का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इनकी जो लेंथ है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है।
और वो कितना है, 10 है। ठीक है, ऐसा। न्यूटन भी लगा लो आगे। तो ये है। तो इस तरीके से अपन वेक्टर्स को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, तुम्हारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है। तो अब अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे बताएं, लाइक जो अभी हमने फोर्स वाला एग्जांपल लिया था, फिर से मैं वही लेता हूँ। ठीक है। ये था ब्लॉक, इस पर एक लग रहा था ऊपर की तरफ ऐसे 10 न्यूटन, है ना, और दूसरा लग रहा था ऐसे 10 न्यूटन, है ना। तो अपने आप दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन देम, और ये 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें एक चीज करते हैं, या तो दोनों की टेल अटैच कर दो, या तो दोनों के हेड्स अटैच कर दो, और फिर जो दोनों के बीच में एंगल हो वही तुम्हारा आंसर है। तो इधर अटैच हेड्स ऑफ बोथ, और अटैच टेल्स ऑफ बोथ, और उसके बाद जो एंगल आए वही तुम्हारा आंसर है। ऐसा क्यों करना है ना, डायरेक्टली क्यों नहीं बता सकते, अभी तुम देखोगे खुद ही। देखो, लेट से मेरे पास एक वेक्टर है, उसको मैं बोल रहा हूँ ए बार टाइप का एक वेक्टर है, कुछ इस टाइप का, है ना। ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। बट इसकी खास बात ये है, ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल से लेट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। और एक मेरे पास वेक्टर है बी बार, है ना, जो कि सिंपली ऐसे हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल मतलब 0 डिग्री एंगल है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ। ये रहा बी बार। अब मैं बोलूं एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार बताओ, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार बताओ। तो मैंने क्या बोला, या तो दोनों के हेड्स अटैच कर दो, या तो दोनों के टेल्स अटैच कर दो। तो ध्यान से देखना, मैं दोनों के अगर टेल्स अटैच करता हूँ, ये रहेगा तुम्हारा ए बार, ये बनेगा तुम्हारा बी बार, और इनके बीच का ये जो एंगल आया, ये अगेन वही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। अब दोनों के जरा हेड्स अटैच करके देख लेता हूँ। तो ये रहा तुम्हारा ए बार, है ना, और बी बार का हेड ऐसे अटैच हो जाएगा ये। तो अब ध्यान से देखो, अपने को ये पता है कि ये जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 60 डिग्री है, और ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये बी बार जो है अपना, है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन जो है, जो इसकी ये वाली जो अपन ने लाइन बनाई है हॉरिजॉन्टल वाली, ये और ये पैरेलल है। तो पैरेलल है, तो ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से भी 60 डिग्री आ रहा है। पर अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि एक का हेड एक का टेल अटैच कर दें, वो भी देख लो। तो लेट से ये है एक का टेल, ठीक है, और मैं यहाँ से इसका हेड अटैच कर दूं ऐसा। ठीक है, ये कर दूं। तो ये हेड टू टेल ऐसे अटैच कर दिया अपन ने। ठीक है, एक का हेड दूसरे का टेल, ये बी का हेड और ए का टेल अपन ने अटैच कर दिया। तो अब ये एंगल कितना बन रहा है भाई, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये 60 था, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो क्या 120 डिग्री आंसर है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये कन्वेंशन एकदम क्लियरली डिफाइन किया गया है कि एंगल अगर दो एक्टर्स के बीच का बताना है अपने को, या तो दोनों के हेड अटैच करो, या तो टेल अटैच करो। क्यों, समझ में आई बात। तो देखो, ये दोनों टेल अटैच करने पर भी 60, दोनों हेड अटैच करने पर भी 60, और अगर एक का हेड एक का टेल किया तो आंसर गलत आ जाएगा। 120 डिग्री फिर किस केस में होगा, वो तब होगा अगर तुम्हारा वेक्टर कुछ ऐसा हो, है ना, इस तरीके का वेक्टर है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं ऐसे एंगल देखूं तो ये 120 डिग्री बना रहा है। और मेरे पास दूसरा वेक्टर ये है बी बार, और इसको मैं सी बार बोल देता हूँ। ठीक है, बी बार वही सेम हॉरिजॉन्टल जीरो वाला। तो अब अगर मैं इन दोनों को टेल टू टेल अटैच कर लेता हूँ, लेट से ऐसा टेल टू टेल अटैच कर लूँ, तो मेरे पास ये आएगा 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री एकदम सही है। तो हाँ, आंसर इक्वल टू 120 डिग्री। तो बी बार और सी बार के बीच का जो एंगल आया वो तुम्हारा 120 डिग्री आया। वो कब आया, जब इस तरीके का वेक्टर है। ठीक है। पर अब तुम एक चीज देखो, अगर मैं ए बार और सी बार के बीच में, क्या ये दोनों सेम वेक्टर है, नहीं। अगर मैं ए और सी के बीच का एंगल पूछूं, एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार पूछूं, तो क्या करोगे। तो ठीक है, बनाते हैं। दोनों का टेल टू टेल अटैच करो या हेड टू हेड अटैच करो। पहले सी बनाते हैं और फिर बी बनाते हैं, ये ए बनाते हैं। ठीक है, ए बार सी बार। ठीक है। अब आपने को एक चीज पता है कि ये एंगल 60 डिग्रीज है, और ये एंगल 120 डिग्रीज है ना, ये हॉरिजॉन्टल 120 डिग्री। तो अपने आप समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये है 60 डिग्री। तो बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से या तो दोनों के टेल्स अटैच करो, या तो दोनों के हेड्स अटैच करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम ये चीज कर दोगे। अगर ये चीज कर दोगे तो देखो, ये 120 डिग्री आ रहा है, पर 120 डिग्री इसका आंसर नहीं, 120 डिग्री इसका आंसर है, जब सी तुम्हारा 120 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल बना रहा है। तो इसीलिए
डिफरेंट तरह के, मतलब सेम दो वेक्टर्स के लिए तुम्हें दो आंसर दिख रहे होंगे। अगर हेड टू टेल, मतलब एक का हेड दूसरे का टेल अटैच करोगे तो अलग आंसर आ रहा है, और दोनों का टेल अटैच कर रहे हो तो अलग आंसर आ रहा है। लेकिन जो दोनों का टेल अटैच करने पे आ रहा है वही दोनों का हेड अटैच करने पर भी आ रहा है। तो इसीलिए ये कन्वेंशन बना दिया गया कि या तो दोनों के टेल्स अटैच करो या तो दोनों के हेड्स अटैच करो, फिर जो एंगल आए वही तुम्हारा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, यहाँ पर ये सही है। ठीक है, 120 डिग्री वाला केस ये है, जब सी बार और बी बार के बीच में हम एंगल निकाले। और फिर मैंने तुम्हें ये सी और ए का एक एक्स्ट्रा करके दिखा दिया, तो ये भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा कि या तो दोनों के हेड्स अटैच करो या तो दोनों के टेल्स अटैच करो, फिर दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तुम कभी भी बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लो, छोटा सा एग्जांपल। इफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज थीटा, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड माइनस बी बार। तो अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है ए और बी, है ना, और उनके बीच का एंगल थीटा है, लेट्स से ये है एंगल, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दोनों के टेल्स अटैच की, तो ये एंगल बन गया तुम्हारा थीटा। तो अब ये बोल रहा है ए बार और माइनस बी बार के बीच का एंगल बताओ। तो माइनस बी बार कैसे बनेगा भाई, मतलब सेम वेक्टर, बस डायरेक्शन पलट दो, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बस डायरेक्शन पलट दो, इस तरीके का बनेगा माइनस बी बार। तो बेसिकली अगर मैं यहीं पर बनाना चाहूँ तो इसको हटा दूं और यहीं पर बना दूं ऐसे माइनस बी बार, ये। ठीक है, तो अब आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए, क्योंकि टेल टू टेल अटैच करने के बाद यही आंसर है ना। तो ये एंगल अपने आप ही दिख रहा है, ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है आंसर तुम्हारा हो जाएगा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो बी बार का मैंने माइनस बी बार लिख दिया, माइनस बी बार का मतलब वही है कि सेम वेक्टर को बस पलट दिया है, यानी कि ऐसा था तो इसको पलट दिया है। ठीक है, यहाँ पलटो चाहे यहाँ पलटो एक ही बात है ना, तो वही है। आगे बढ़ते हैं। तो आई गेस एंगल बिटवीन वेक्टर तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हम समझने वाले हैं दैट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को समझते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, लेट से मेरे पास ये एक वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा लेट से। तो ये वेक्टर मैंने लिखा है ए बार टाइप का। ठीक है, ये एक वेक्टर है मेरे पास, है ना, ऐसा। तो अब मैं इसकी सपोर्ट लाइन पहले तो एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई सपोर्ट लाइन। ठीक है, ये हो गई। अब अगर इसी डायरेक्शन में, तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूँ लेट से ए कैप, डायरेक्शन को ऐसे कुछ कैप करके नाम देते हैं, तो मैंने ए कैप नाम दे दिया। ठीक है, अगर इसी डायरेक्शन में मैं एक वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लूँ, लाइक दिस, ये ये एक वेक्टर है इसी ए कैप डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का, है ना। तो इस वेक्टर को मैं कह सकता हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग ए कैप डायरेक्शन, है ना, ये और अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए बार, ए बी बार ऐसा, मतलब अगर इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी बोल दूं, अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए बी बार। बेसिकली इस डायरेक्शन को मैंने एक नाम दिया है ए कैप, है ना, वो कैप लगाने को ही यूनिट वेक्टर बोलते हैं बेसिकली, तो ये नाम वहीं से आया है। ठीक है, तो अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन ए बी बार का कुछ है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में अगर मैं वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लूं, यूनिट मैग्नीट्यूड का, तो वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो लेट से जैसे अपन ये ए बी बार लिख रहे थे पहले, है ना, तो ए बी बार को हम लिखते थे कैसा, इसकी लेंथ थी ए और डायरेक्शन था अपना ए कैप, यानी कि ए इंटू ए कैप। या इसको ऐसा भी, ए को ही हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बार का मैग्नीट्यूड, है ना, ए बार वेक्टर जो है अपना ये ए बी बार, उसका मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, है ना। तो जो, अब ये जो ए कैप है बेसिकली, है ना, मतलब यूनिट वेक्टर जो ए बी कैप है ना, इस ए बी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ए बी कैप, उसको अपन कह सकते हैं दिस मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बार। यानी कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बार अगर वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड ये है, ऐसे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे कि अगर ये 5 मीटर का वेक्टर होता है ना, ये 5 मीटर का वेक्टर होता तो 5 से डिवाइड कर दो तो 1 हो जाएगा। तो वही उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा यूनिट वेक्टर लॉन्ग दैट डायरेक्शन, तो हम इसको ए कैप बोल सकते हैं, है ना। तो अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है लेट से, अब मेरे ख्याल में एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। मेरे पास इस तरीके का एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को मैंने बोल दिया ए बार,
जिसका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए, है ना, इस तरीके का इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो इसी डायरेक्शन में अगर मेरे को यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है इसी डायरेक्शन में, तो उसको मैं बोलूंगा ए कैप, है ना। इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो ये इस तरीके का होगा, ए कैप, जो कि होगा ए बार डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बार, मतलब उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। और यहीं से तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगी कि जो ए बार वेक्टर है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप, जो मैंने तुम्हें एकदम स्टार्टिंग में नोटेशन बताया था ना, कि मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो वही है ये। तो डायरेक्शन लिखाने के लिए हम लिख सकते हैं ए कैप, मतलब अब इस डायरेक्शन में कितने भी वेक्टर हो, लेट से ये एक वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, इसका लेंथ लेट से 6 है, तो ये हो जाएगा 6 ए कैप, है ना। इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर है ये छोटा सा, इसका लेंथ लेट से हाफ है, ये हो जाएगा हाफ ए कैप। तो इन सारे वेक्टर्स में खास क्या है कि इन सबकी डायरेक्शन ए कैप ही है, बट इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो इसलिए अपन यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं जिन ऐसा वेक्टर उस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना। तो ये है यूनिट वेक्टर जो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, 1। तो इस तरीके से अपन इस पे और ऑपरेशंस कर सकते हैं और इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। मॉड ऑफ ए क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि उस वेक्टर की लेंथ है बेसिकली। बट मैंने तुम्हें फिर से बताया कि फोर्स, जैसे अब तुम फोर्स सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर 10 मीटर का है, 10 मीटर तो तुम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम उसको इमेजिनरी मानते हैं, बस यहाँ पे लिख देते हैं कि 10 मीटर है, यानी कि 10 मीटर इसकी लेंथ है। तो वही इसका बेसिकली क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन जो है वो डिफाइन कर लेंगे कि जैसे अगर ये डायरेक्शन ए कैप है, इसी डायरेक्शन में होगा तो 10 ए कैप बोल सकते हैं अपन, है ना, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा ऐसे ही समझने के लिए इसको। लेट्स से इस राइट वर्स डायरेक्शन को मैंने बोल दिया है एन कैप, ठीक है। मेरे पास अब एक वेक्टर है ये ए बार इज इक्वल टू 10 n कैप। एक और वेक्टर है मेरे पास इस तरीके का, बी बार इज इक्वल टू -5 n कैप। और तीसरा वेक्टर है मेरे पास सी बार इज इक्वल टू 5 n कैप, है ना। तो ये तीन वेक्टर हैं, तो मुझे बताना है यूनिट वेक्टर फॉर ऑल। हाँ, फॉर ऑल, यानी कि ए कैप क्या है, बी कैप क्या है, सी कैप क्या है, ये अपने को बताना है। चलो, तो ए कैप क्या होगा भाई, वो होगा सिंपली ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, यानी कि 10 n कैप अपॉन 10, यानी कि एन कैप बन जाएगा। बी कैप क्या होगा भाई, बी बार यानी कि -5 n कैप अपॉन मॉड ऑफ बी। तो इसका मॉड क्या होगा, बेसिकली ये लेंथ, तो ये लेंथ तो 5 ही है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ ध्यान रखना -5 से मत कर देना। तो ये बनेगा -n कैप। और सी कैप तुम्हारा बनेगा सिंपली 5 n कैप अपॉन 5, यानी कि एन कैप। तो यहाँ से अपने को एक चीज समझ में आई कि ये जो ए और बी है ये तो एन कैप के डायरेक्शन में है, बट ये जो मतलब ए और सी है ये तो एन कैप के डायरेक्शन में है, बट ये जो बी है ये -n कैप डायरेक्शन में है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन है ये। तो कभी भी अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यूनिट वेक्टर पे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा जब हम एक बार ऑर्थोगोनल कंपोनेंट पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद तुम्हें और अच्छे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, ठीक है। और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर, सारा पढ़ने के बाद तुम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, अभी तुम्हें बस इसका मीनिंग समझना था, ठीक है, इतना सा। ऐसा है, यूनिट वेक्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, बट वो बिना एडिशन और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के तुम ज्यादा क्वेश्चन वेक्टर में करने लायक वैसे भी नहीं होते हो, तो वो हम आगे पढ़ेंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर के बारे में एक दो चीजें पता चली, वो भी लिख सकते हो नोट करके। यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, सीधी सीधी बात, ठीक है। इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन टू अ वेक्टर क्वांटिटी या फिर डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो बेसिकली किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम एक यूनिट वेक्टर लगा दें, तो वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा, और वो बेसिकली उस क्वांटिटी को प्रॉपरली वेक्टर बना देगा। तो वेक्टर हमने अभी देखा मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन लिखते हैं, तो मॉड इंटू यूनिट वेक्टर लिखते हैं, तो वही है। यूनिट वेक्टर का कोई अपना डायमेंशन होता है, इसका बस इतना काम होता है कि किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो वही बात है, जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन को आई कैप बोल देता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं जे कैप बोल सकता हूँ,
तो ये एक ब्लॉक है, इस पर जो मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया था इधर F1, और ये था 10 न्यूटन F2 बार, F1 बार। तो F1 बार सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ वही, कि इसका मैग्नीट्यूड है 10 इंटू डायरेक्शन है आई कैप। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। और F2 बार में सीधे सीधे लिख सकता हूँ 10 जे कैप, जिसमें ये अगेन डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है, बट दोनों वेक्टर्स डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन है आई कैप, आई कैप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और जे कैप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन है जे कैप। तो इतना सा यूनिट वेक्टर का काम होता है, ठीक है। और ये तुमने देख लिया, अपना कोई डायमेंशन डायमेंशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो ऐसा कोई टॉपिक तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना, ये शायद हो एक आध बुक में, ठीक है। बट ऐसे टर्म्स तुम्हें क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली दिखने को मिलेंगे, है ना, या डायरेक्टली ऐसा बोलेगा कि इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ये, इस वेक्टर के साथ कोलिनियर ये है, ऐसा कुछ। तो उस तरीके से कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला तुम्हें देखने को मिलेगा नेगेटिव वेक्टर, है ना, जो हम ऊपर अभी यूज करते हुए भी आए हैं, 2 बार अपन ने यूज कर लिया नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है भाई? तो अगर कोई एक वेक्टर है ए बार, है ना, तो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा माइनस ए बार, है ना। तो माइनस ए बार का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड सेम एज ए, डायरेक्शन ऑपोजिट टू ए, ठीक है। तो मतलब जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही रहेगा, बट डायरेक्शन पलट दी, है ना। लाइक हमारे पास देखिए एक ए वेक्टर है, जिसको हम बोल सकते हैं 10, और इस डायरेक्शन को मैं कुछ नाम दे दूं, लेट्स से एक्स कैप बोल देता हूँ, 10 एक्स कैप। इस डायरेक्शन को मैं एक्स कैप बोल रहा हूँ। तो जो माइनस ए बार होगा वो बेसिकली बस इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे पलट दो इसको, है ना। तो माइनस ए बार जो बनेगा वो बनेगा 10 ही इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, बट डायरेक्शन माइनस एक्स कैप हो जाएगी, जिसको मैं ऐसे -10 एक्स कैप भी बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर इसका। तो बस नेगेटिव वेक्टर का इतना ही मतलब होता है कि उसी वेक्टर को बस पलट दो, मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वही है, बट डायरेक्शन उसकी जस्ट अपोजिट हो गई। तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। इस बी, इसको मैंने लेट से बोल दिया बी बार, बोल देता हूँ इसको मैं, बी बार इक्वल टू माइनस ए बार, इसको एक नाम दे दिया बी बार, नया नाम, ठीक है। तो अब अगर ए बार प्लस उसका नेगेटिव वेक्टर में ऐड करूंगा, प्लस बी बार करूंगा, तो मैं करूंगा ए बार प्लस माइनस ए बार, यानी कि 0, 0 बार, ऐसा इसको बोलते हैं नल वेक्टर, है ना, साफ साफ दिख रहा है। फिर 10 एक्स आप -10 एक्स आप करोगे तो 0 बन जाएगा, तो 0 बार इसको नल वेक्टर बोलते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा केस हो गया, जैसे अगर तुम फोर्सेस के केस में देखो, है ना, ये ब्लॉक है, इस पर मैंने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये जमीन पर रखा था, और एक और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर। तो ये तुम्हें अपने आप भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला करके नल वेक्टर होगा। लेट से अगर ये F1 बार है, तो ये -F1 बार है। तो ये दोनों मिला करके F1 बार प्लस -F1 बार, मतलब उसी का नेगेटिव वेक्टर मिला करके दे देगा नल वेक्टर, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, नेट रिजल्टेंट 0। आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा इसी से मिलता जुलता होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना, एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छा, इसमें एक चीज खास थी, ये मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया है ना, बट ये गैप नहीं, एक्चुअली इसी सपोर्ट लाइन में, इसी पर जस्ट उल्टा मैं बनाना चाहता था, बट वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। एंटी पैरेलल, ये बेसिकली जो ये सपोर्ट लाइन है ना, इस वाले की जो सपोर्ट लाइन है, इसी सपोर्ट लाइन पर होगा ये माइनस ए बार, इसका सपोर्ट लाइन सेम ही होगा, ठीक है। इसी सपोर्ट लाइन पर पलट करके ऐड किया, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो मैंने बना दिया नीचे, बट ये है सेम ही, ठीक है। ये चीज समझ लेना, क्योंकि मैं इसके ऊपर बनाता हूँ तो फिर बहुत वो हो जाता, कंजेस्टेड हो जाता, अजीब सा समझने में दिक्कत आती तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज लिख भी सकते हो साफ साफ, सेम सपोर्ट लाइन, ये भी लिख लो, ठीक है, सेम सपोर्ट लाइन। चलो, अब एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है? लेट्स से तुम्हारे पास एक ये वेक्टर है ए बार इज इक्वल टू 10 एक्स कैप, है ना, ठीक है, बेसिकली इस तरीके का है ना। तो इसका अगर नेगेटिव वेक्टर बनाऊंगा तो वो इसी की सपोर्ट लाइन, पहले तो ये सपोर्ट लाइन बना लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो इसका अगर मैं नेगेटिव वेक्टर बनाऊंगा, तो जो मैंने अभी ऊपर बनाया, तो इसी सपोर्ट लाइन पे बनेगा ऐसा, है ना, बी बार इक्वल टू -10 एक्स कैप, इसको माइनस ए बार भी बोल सकते हैं, ठीक है।
बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वेक्टर तुम्हारा इस तरीके का हो, है ना, ये ये भी 10 x कैप ही है ना, बट इसकी सपोर्ट लाइन डिफरेंट है ना, इसको मैं सी बार बोल रहा हूँ। तो इसकी सपोर्ट लाइन ये नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो सी बार है, दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना। और अच्छा एक काम करते हैं, एंटी पैरेलल पढ़ रहे थे ना अपन, तो एंटी पैरेलल ही पढ़ते हैं पहले। तो सी बार लेट से कुछ ऐसा है ना, ये -10 x कैप ही है, बट इसकी सपोर्ट लाइन डिफरेंट है। अगर मैं तुम्हें इसको ब्लॉक वाले एग्जांपल में दिखाना चाहूँ, तो इस तरीके का ब्लॉक है 10 न्यूटन का, तो सॉरी 10 kg का या जो भी है, इसका मास बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हमने ऊपर केस देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों सेम लाइन में है, ध्यान से देखना, ये सपोर्ट लाइन एक ही है दोनों की, तो इनका रिजल्टेंट 0 आ गया, तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, ऐसा अपन ने पढ़ा। यहाँ पर क्या है, लेट से सेम चीज है, ऐसा कुछ बोलते हैं कि इस पर जो F1 लग रहा है वो ये है 10 x कैप, है ना। बट इस पर जो ये F2 लग रहा है, ये कुछ यहाँ पर लग रहा है, F2 बार इक्वल टू -10 x कैप, मतलब है वही 10 x कैप, ये उसके उल्टे डायरेक्शन में 10 का ही फोर्स लग रहा है। बट अब ये दोनों क्या, नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, नहीं, ये जो है एंटी पैरेलल वेक्टर है, यानी कि ध्यान से देखो, इनका रिजल्टेंट में एक चीज फर्क आएगी, ध्यान से देखना, इसकी सपोर्ट लाइन ये है, अगर मैं सपोर्ट लाइन बनाऊं, इसकी सपोर्ट लाइन ये है और इसकी सपोर्ट लाइन ये है, तो इन दोनों का इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगा इस वेक्टर पे। ऐसा क्यों, देखो, इन दोनों की वजह से तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट इस वेक्टर में नहीं आएगा, ये घूमेगा ही नहीं। बट तुम अगर खुद इसको प्रैक्टिकली समझ पा रहे होगे, तो ये 10-10 का फोर्स है, तो ये यहाँ से मूव तो इधर उधर नहीं करेगा, बट ये इस तरीके से रोटेट होना चाहेगा, ऐसे घूम जाएगा, है ना, ऐसा। तो इस वजह से ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो इस तरह का अगर केस है कि सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर डिफरेंट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सपोर्ट लाइन डिफरेंट, तो उसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये जो सी वेक्टर है वो एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर है, ठीक है। और जो बी वेक्टर है वो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर में ये डिफरेंस होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, यूज कर देता है, मतलब एंटी पैरेलल या नेगेटिव। तो एंटी पैरेलल बोल रहा है तो ऐसा कुछ है, मतलब उसके पैरेलल ही कोई एंटी पैरेलल, इसको भी बोल सकते हो एंटी पैरेलल, बट वो नेगेटिव वेक्टर है, वो लाइक एक सब केस हो गया एंटी पैरेलल का, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये है कि सेम सपोर्ट लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, ठीक है, जो अपन ने ऊपर डिफाइन किया। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है कि मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, बट सपोर्ट लाइन डिफरेंट होगी, तो इतना सा फर्क है। सपोर्ट लाइन डिफरेंट होगी तो उससे रिजल्टेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जैसे अब यहाँ पर ये रोटेशन बन गया, इसका एक रोटेशन का सिनेरियो बन गया, यहाँ पर रोटेशन रोटेशन का कोई सिनेरियो नहीं है, तो ये हो गया। तो इसके लिए एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, सेम एज नेगेटिव वेक्टर बट डिफरेंट सपोर्ट लाइन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा नंबर पे था ना, तीसरा आ जाएगा अपना, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का क्या मतलब है, लेट से एक वेक्टर है ये ए बार इक्वल टू 10 x का, इसकी सपोर्ट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में कोई भी और वेक्टर हो, या फिर कोई भी और वेक्टर हो, लेट से ये वेक्टर है ना, ये 5 मैग्नीट्यूड का बी बार इक्वल टू 5 x कैप, है ना, ठीक है। ये एक और वेक्टर है सी बार इक्वल टू 3 x कैप। तो जो भी सेम सपोर्ट लाइन पर वेक्टर है ना, ये सारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये सब कोलिनियर वेक्टर है, मतलब एक ही लाइन पर लाया कर रहे हैं। तो साफ साफ लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया हैविंग सेम सपोर्ट लाइन, हैविंग सेम सपोर्ट लाइन। तो ये तीनों ही कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि तीनों की सपोर्ट लाइन एक ही है, जो हमने पिंक से डैश करके बनाई हुई है वही। अब नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर्स। लेट से ये अपने पास एक वेक्टर है ए बार, ठीक है, फिर इसकी सपोर्ट लाइन बनाता हूं मैं,
तो इस पर अगर मैंने एक और वेक्टर बनाया, ये बी बार, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट है, तो ये दोनों तो कोलिनियर है, तो मैं साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है। बट इसके पैरेलल मैंने एक और सपोर्ट लाइन बनाई, ठीक है, और उस पर कोई एक वेक्टर बनाया मैंने इस तरीके का सी बार, है ना। तो इसकी सपोर्ट लाइन जो है ना सी बार की, वो पैरेलल टू सपोर्ट लाइन ऑफ ए बार एंड बी बार, जो ए बार और बी बार की सपोर्ट लाइन है ये वाली, इसके पैरेलल इसकी सपोर्ट लाइन है। तो इस तरीके का जो वेक्टर है, जो ये सी बार है, ये पैरेलल वेक्टर ऑफ ए बार हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए बार एंड सी बार पैरेलल वेक्टर्स हैं, ए बार एंड बी बार कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो देख सकते हो, ए बार और सी बार को हम पैरेलल बोल रहे हैं, ठीक है, और ए बार और बी बार को कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर को पैरेलल में भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि हम ए बार और बी बार को कोलिनियर एज वेल एज पैरेलल दोनों बोल सकते हैं, कोलिनियर एज वेल एज पैरेलल, है ना। बट ए बार एंड सी बार जो है ओनली पैरेलल, नॉट कोलिनियर, है ना। और सिमिलर बी बार एंड सी बार के लिए भी है, इन दोनों ही केस के लिए बी बार और सी बार भी केवल क्या कहते हैं पैरेलल हैं, नॉट कोलिनियर। बट ए और बी जो है वो कोलिनियर भी है, ठीक है, कोलिनियर एज वेल एज पैरेलल, ऐसा। तो कोलिनियर एक सब केस है पैरेलल का, बट पैरेलल का मतलब वही है कि सपोर्ट लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और एंटी पैरेलल वही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, ऐसा, तो बस वैसा ही समझ लो, ठीक है। तो बेसिकली अगर सपोर्ट लाइन सेम है, सपोर्ट लाइन सेम है और सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, है ना, ये तो इनको हम बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। सपोर्ट लाइन सेम है बट एक वेक्टर का जस्ट अपो मतलब सेम मैग्नीट्यूड का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, उसी पर, उसी सपोर्ट लाइन पर, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। उसके अलावा अगर जो सपोर्ट लाइंस हैं वो पैरेलल हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल। बट अगर सपोर्ट लाइन सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है, तो इनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो ये चारों चीजें मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गई होगी, कोलिनियर, पैरेलल, एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर, चारों क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बस यही है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा छोटा वीडियो है ना। बट आज क्या है, तुम्हारा टारगेट यही था। वेक्टर्स में मैंने ऐसे सोचा था कि थोड़ा छोटे छोटे वीडियो ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में टाइम लगेगा, तो उसको हम प्रॉपर एक लेक्चर देंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स पढ़ा, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज को अपन स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। जिसमें हमने बात करी, सॉरी, हाँ, वेक्टर, जिसमें स्केलर के पास होता है मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर हमने कुछ क्वांटिटीज में करके भी देखा ये चीज कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। फिर अपन ने समझा नोटेशन ऑफ अ वेक्टर, है ना, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें मैंने तो बताया इस तरीके से होता है, एरो बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं टेल, इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। और टेल टू हेड हम वेक्टर डिफाइन करते हैं, लेट से ये ए है, ये ए बी है, तो ए बी बार अपना ऐसा बनेगा, और इसकी लेंथ लेट से ए है, तो वो बनेगा ए, और इस डायरेक्शन को अपन ने बोल दिया, इसकी सपोर्ट लाइन के डायरेक्शन को ए कैप, तो ए कैप, जिसको अपन ए बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नोटेशन अपन ने इस तरीके से सीखा, जिसमें से ये होता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, होता है डायरेक्शन, ठीक है। यही से बात आ जाती है तुम्हारी एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स अपने यहाँ से देखा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स में अपन ने क्या सीखा, कि दोनों के या तो टेल को अटैच कर दो, और जो दो बीच का एंगल है थीटा, ये आंसर हो जाएगा, या फिर दोनों के हेड्स को अटैच कर दो, ये जो एंगल है थीटा, ये आंसर हो जाएगा। बट अगर एक के टेल और एक के हेड को अटैच किया ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ये एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा, ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया था, एंगल बिटवीन वेक्टर। फिर अपन ने बात करी यूनिट वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, लेट्स से अगर ये एक वेक्टर है ए बार, इसको अपन ए कैप इस तरीके से, या फिर ए बार का मॉड इंटू ए कैप, क्योंकि ए बार का मॉड उसका मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, ऐसा है। तो इसी डायरेक्शन में अगर वन लेंथ का वेक्टर आएगा, तो इसको अपन बोलेंगे यूनिट वेक्टर लॉन्ग दिस डायरेक्शन, जिसको ए कैप ही बोल सकते हैं, बेसिकली यही है यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया हुआ है, बस ए कैप यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। फिर अपन ने ये चार तरह के वेक्टर्स पढ़े, है ना।
पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, नेगेटिव। ठीक है, ये अपन ने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो इतनी चीजें अपन ने आज डिस्कस कर ली। तो आज तुम्हें एक चीज समझ में आई होगी, अगर तुमने 9 10 में वेक्टर पढ़ा तो तुम इस तरीके से बता देते कि फोर्स है 10 न्यूटन का, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। बस इस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए अपन एक चीज यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, जैसे ये हो गया, इस डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूँ ए कैप, है ना। ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूँ बी कैप, इस डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूँ सी कैप, ठीक है। तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन हम सीखते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, जो मैंने तुम्हें बताया। आई कैप हॉरिजॉन्टल को बोल दिया, इसको जे कैप बोल दिया। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये हम आगे जब ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन को ऐसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो उससे हमारा काम और आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये है। तो अब तुम्हें समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि भैया डायरेक्शन को दिखाते कैसे हैं फिगर में, है ना। अभी तुम एक के बार इतना समझ रहे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यही कर करके तुम करते हुए आए हो अभी, है ना, जो तुमने 9 10 में पढ़ा होगा, ठीक है। बट अब तुम इस तरीके की डायरेक्शन, इस तरीके की कोई डायरेक्शन, ऐसे कोई इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन की, तो उनको दिखाने के लिए अपन एक चीज यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर, जो भी हमने ऊपर देखा। इसमें भी हम और डिटेल में जाएंगे जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट सीख लेंगे तब, ठीक है। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे वेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर तुम 12th का वेक्टर निकाल करके देखोगे ना, 20 25 लेक्चर का है। और उसमें क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं एडवांस्ड में। तो अपने को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जितना रिक्वायरमेंट है वो हम इन 5 लेक्चर्स में कर लेंगे। बट 5 में ये इजिली हो जाएगा, मेरे ख्याल से 4 में ही हो जाए, बट 5 में इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको पढ़ना जरूरी क्यों है तुम जानते ही हो, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, इसके बिना हम काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ सकते, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ। तो ठीक है यार, धीरे धीरे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। तो आई होप तुम्हें आज इतना बताया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पर साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें वो डाउट आया था, और इसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो यार आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस सीरीज को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो एक कमेंट में हार्ट जरूर ड्रॉप करना यार। इसके अलावा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने स्ट्रैटेजी कंटेंट अपने नए चैनल नकुल सक्सेना IIT BHU पर शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पर तुम्हारे लिए काफी अमेजिंग गाइडेंस और स्ट्रैटेजीज मैं देते रहता हूँ। तो अगर तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तो उस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, लिंक तुम्हें उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है नकुल सक्सेना IIT BHU। और उस पर मैंने तुम्हारे लिए डिटेल्ड बैकलॉग वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, जिसमें मैंने तुम्हारे साथ पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि तुम कैसे अगले 3 महीनों के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पूरा बैकलॉग खत्म कर सकते हो, और बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी 12th स्टार्ट कर सकते हो, और 11th को वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो वो वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम जरा भी सीरियस हो 11th का बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए तो वो वीडियो जरूर देखना यार। तो मिलते हैं यार फास्ट ट्रैक के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग।